हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर आय और रोजगार का निर्धारण, जिसमें कि हम लोग देखते हैं उपभोग फलन क्या है। पहले वीडियो में हम लोग देख चुके थे समग्र पूर्ति की तालिका तथा उसका वक्र और समग्र मांग की तालिका उसका वक्र देख चुके थे। अगर आप नहीं देखें तो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। हम लोग देखते हैं अभी उपभोग फलन क्या है। तो उपभोग फलन आय यानी कि इनकम, जिसे कि वाई से दिखाया जाता है, और उपभोग यानी कि सी यानी कि कंजम्पशन, जैसे कि सी से दिखाया जाता है। तो उपभोग फलन क्या है? तो उपभोग फलन आय और उपभोग के बीच फलनात्मक संबंध को दर्शाता है। यानी कि बात करें, सी इज इक्वल टू सी यानी कि कंजम्पशन, उपभोग इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ वाई यानी कि इनकम का फलन, जहाँ के देख सकते हैं आप सी जो है उपभोग है यानी कि उपभोग फलन, वाई इनकम है आय, और एफ जो है फलनात्मक संबंध को दिखाता है। इसका एक और दिखा सकते हैं दूसरे तरीके से, सी इज इक्वल टू स्मॉल सी के ऊपर रहता है स्थिर सी प्लस छोटा बी और बड़ा वाई होता है, छोटा बी और बड़ा वाई। इस तरह भी दिखा सकते हैं। जब आय शून्य होता है तो उपभोग अपने न्यूनतम स्तर पर होता है, यानी कि इनकम जब जीरो है तो उपभोग कुछ ना कुछ जरूर होगा, जिसे स्वायत्त उपभोग कहा जाता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। इस स्थिति में जो बचत होती है वह ऋणात्मक होती है, यानी कि जो वाई इज इक्वल टू जीरो इनकम, तो सी जो है वह मिनिमम अवस्था में रहेगा कम से कम उपभोग में, और जो सेविंग होगा वह नेगेटिव होगा, क्योंकि वह कर्ज लेकर उपभोग कर रहा है कोई भी उपभोक्ता, इसलिए वह नेगेटिव होता है। हम लोग देखते हैं आगे टॉपिक उपभोग फलन तालिका, यानी कि उपभोग फलन की तालिका क्या होती है। तो यहाँ पे इनकम दिया गया है हमारा, यहाँ पे इनकम है 0, 50, 100, 150, 200। तो जो सी है, जब सी यानी कि उपभोग फलन का जो सी है कंजम्पशन, उपभोग किया जा रहा है, वह जीरो इनकम में 20 किया जा रहा है। 20 क्यों किया जा रहा है जब इनकम जीरो है? तो क्योंकि कोई भी उपभोक्ता को जिंदा रहने के लिए यानी कि अपना जीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ उपभोग उसे करना ही पड़ेगा। तो 20 किया यानी कि उसे 20 कर्जा भी है 20 यूनिट, जब इनकम उसका 50 हुआ तो वह 40 इकाई उपभोग करे, यानी कि यहाँ 10 वह सेविंग कर अपने अकाउंट में बचा कर रख रहा है आगे की पीढ़ी को, या फिर अपने वृद्धावस्था में जीवन चलाने हेतु। जब इनकम 100 हुआ तो उपभोग भी वह 100 करने लगा। जब इनकम 150 हुआ तो वह उपभोग जो कर रहा है वह 120 कर रहा है, यानी कि यहाँ पे भी 30 रुपये वह बचा लिया, सेविंग कर लिया। जब इनकम 200 हुआ तो वह 180 किया, यहाँ पे 20 सेविंग कर लिया 20 यूनिट। इसे ग्राफ के रूप में दिखाएंगे तो यहाँ वाई अक्ष है, इसमें जो हमारा रहेगा उपभोग रहेगा सी, एक्स अक्ष में इनकम रहेगा यानी कि इनकम। अब इसे दिखाएंगे तो इनकम 0 है तो उपभोग 20 है। तो इनकम वाला अगर हम देखें ग्राफ तो कुछ इस टाइप का बनता है सीधा, जिसे कि y इज इक्वल टू ए डी भी कहा जाता है, एग्रीडेड ए डी नहीं ए एस कहा जाता है, एग्रीडेड सप्लाई y इज इक्वल टू ए एस। तो इसका कुछ सीधा बनता है। अब हम बात करें सी की, तो सी जो है 0 इनकम में 20 है, फिर 50 इनकम में 40 हुआ, यानी कि यहाँ पे आएगा, फिर 100 इनकम में 100 हुआ, या इस तरह बढ़ते बढ़ते यार इस टाइप का बनता है कुछ जो होता है, जो कि सी प्लस आई ए के बराबर होता है ए डी, एग्रीगेट डिमांड। अब हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे एक और देख सकते हैं, यहाँ पे आप ये जो होता है उपभोग फलन की रेखा की ढाल की बात करें हम, तो चेंज इन सी डिवाइड बाय चेंज इन वाई, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप चेंज इन सी है, चेंज इन सी डिवाइड बाय चेंज इन वाई, यानी कि टेन थीटा के द्वारा निकाला जाता है। तो चेंज इन सी और चेंज इन वाई जो होता है वह एम पी सी के बराबर हो जाता है, यानी कि एम पी सी इज इक्वल टू होता है चेंज इन सी डिवाइड बाय चेंज इन वाई। और जो यहाँ ई बिंदु दिया गया है, यहाँ पे ई बिंदु जो है ई, वह क्या है? तो ब्रेक इवन पॉइंट है, यानी कि यहाँ से अगर उन इनकम कम हुआ कोई भी फर्म का तो वह उत्पादन नहीं करेगा, यह लास्ट पोजीशन होता है। आगे टॉपिक हमारा है स्वायत्त उपभोग, यानी कि जो ऑटोनोमस कंजम्पशन था वह क्या है। तो आय के शून्य स्तर पर जो उपभोग होता है उसे स्वायत्त उपभोग कहते हैं।
जो आय में परिवर्तन होने पर भी परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात यह आय बेलोचदार होती है, इसे स्वायत्त उपभोग कहा जाता है। बेलोचदार का मतलब था, मांग वक्र में देखे थे हम लोग, उपभोक्ता के व्यवहार सिद्धांत में बेलोचदार कुछ इस टाइप का होता था, इस टाइप का होता था कुछ, जो कि कीमत कीमत स्थिर रहता था लेकिन मांग जो है वह बढ़ते घटते रहता था। यहाँ पे बेलोचदार नहीं होगा, लोचदार होगा। लोचदार होता है जो कि कीमत स्थिर है तब भी मांग बढ़ घट रहा है। आगे प्रत्याशित उपभोग। तो प्रत्याशित उपभोग क्या है? तो राष्ट्रीय आय के मिश्रित स्तर पर नियोजित निवेश को ही कहा जाता है प्रत्याशित उपभोग। प्रेरित उपभोग की बात करें तो उस उपभोग स्तर से जो प्रत्यक्ष रूप से आय पर निर्भर रहता है उसे प्रेरित उपभोग कहा जाता है। अगला टॉपिक हमारा उपभोग प्रवृत्ति, यानी कि जो उपभोग प्रवृत्ति है वह क्या है। तो उपभोग प्रवृत्ति दो प्रकार का होता है। पहला औसत उपभोग प्रवृत्ति जिसे कि एपीसी कहा जाता है, दूसरा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जिसे कि एमपीसी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं पहला औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, यानी कि एपीसी। तो औसत प्रवृत्ति को कुल उपभोग तथा कुल आय के बीच के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि एपीसी निकालना तो कुल उपभोग, टोटल जो कंजप्शन किया गया उतना, उसे की आय से, कुल आय से डिवाइड किया जाता है। यानी कि एपीसी निकालना है तो सी डिवाइड बाय वाई किया जाता है, तो एपीसी ज्ञात हो जाता है हमारा। अब हम लोग देखते हैं आगे यहाँ है एपीसी के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु, जो एपीसी के कुछ बिंदु दिया गया हुआ है। तो इसमें पहला एपीसी इकाई से अधिक रहता है, और जब तक उपभोग राष्ट्रीय आय से अधिक होता है तब तक जो है वह समविच्छेद बिंदु के पहले जो है एपीसी 1 से अधिक होता है। दूसरा बिंदु बात करें तो एपीसी जो है वह 1 के बराबर होता है, यानी कि समविच्छेद बिंदु पर यह इकाई के बराबर हो जाता है, और जब उपभोग और आय के बीच बराबर होता है तो C = Y हो जाता है। तीसरा, आय के बढ़ने के कारण एपीसी लगातार घटती जाती है। चौथा पॉइंट की बात करें तो एपीसी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, क्योंकि आय के शून्य पर भी स्वायत्त उपभोग कुछ न कुछ किया जाता था, इसलिए यह शून्य नहीं हो सकती है। अब दूसरा हमारा यहाँ है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जिसे कि एमपीसी कहा जाता है। तो यह क्या है, तो यहाँ देख सकते हैं यह क्या है। तो आय में परिवर्तन के फलस्वरूप बचत में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। यानी कि इसे निकालना है तो एमपीसी निकालना है क्या है, तो बचत में परिवर्तन जितना होता है उसे डिवाइड करना पड़ता है आय में परिवर्तन से, यानी कि चेंज इन एस बराबर चेंज इन वाई। एस मतलब सेविंग में परिवर्तन और इनकम में परिवर्तन, तो हमारा आ जाता है एमपीसी। यहाँ देख सकते हैं एमपीसी का मान जो होता है वह शून्य तथा इकाई 1 के बीच रहता है, लेकिन यदि कुछ बिंदु यहाँ, तो यदि संपूर्ण अतिरिक्त आय की बचत की जाती है तब AS = AY हो जाता है तथा एमपीसी 1 हो जाता है। और यदि संपूर्ण अतिरिक्त आय जो उपभोग पर खर्च की जाती है तो एपीसी जो AS है वह 0 के बराबर हो जाता है और होता है एमपीसी 0 हो जाता है। तो एमपीसी जो हमेशा एमपीसी वह हमेशा 0 से 1 के बीच ही रहता है, ना इससे अधिक होगा ना इससे कम होगा। और एपीसी जो था वह भी 0 और 1 के बीच में ही रहता है।